नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें इसी वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। अलका लांबा ने कहा 20 लाख करोड़, स्वदेशी, लोकल, वोकल, आत्मनिर्भर जैसे शब्दों के जाल में फंसाने एक शिकारी निकला है, सावधान रहे सभी लोग। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जिन शब्दों का जिक्र किया था, उसको लेकर के कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने यहां पर जोरदार हमला बोला है। अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 20 लाख करोड़, स्वदेशी, लोकल, वोकल, आत्मनिर्भर, इन नए शब्दों के जाल में एक बार फिर आप सबको फंसाने, आप सबका ध्यान मुद्दों से भटकाने एक शिकारी अपने शिकार पर निकल पड़ा है, सावधान रहिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अलका लांबा ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि देश में जब तक चुनाव पैसों की ताकत पर लड़ा जाता रहेगा, तब तक तानाशाह सरकारें जनता पर चाहे नोटबंदी थोपे या फिर बिना तैयारी के तालेबंदी, अंत में सरकार फिर उसी की बनेगी जो ज्यादा पैसा फेंकेगा। गरीब इसी मकसद से लाचार और मोहताज रखा जाता है। मुफ्त पैसा, शराब सबसे बड़ा लालच है, यहां पर यह कहना है अलका लांबा का। और यहां पर जोरदार हमला बोला है अलका लांबा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, ओवैसी ने साधा यूपी सरकार पर जोरदार निशाना। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चलें। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 78,000 के स्तर को भी पार कर गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमित सदस्यों के ठीक होने के बाद उनको छोड़ दिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी सरकार मुस्लिमों और गरीबों के प्रति क्रूर होने का कोई भी मौका क्यों नहीं छोड़ती है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा है कि आखिर क्यों यूपी सरकार मुसलमानों और गरीबों के प्रति निर्दयी होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। अगर कोरोना टेस्ट में निगेटिव आए तबलीगी जमात के सदस्यों को दिल्ली और मध्य प्रदेश डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो फिर उन्हें रहने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। इस अक्षमता और सांप्रदायिकता की कीमत जन्म नहीं लेने वालों को भी चुकानी पड़ रही है। ओवैसी की यह प्रतिक्रिया एक ट्वीट पर आई है, जिसमें कहा गया है कि गंटूर की एक गर्भवती महिला का टेस्ट बार बार निगेटिव आने के बाद भी उसे उत्तर प्रदेश में अस्थायी जेल में रखा गया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लिया है निशाने पर और बोला है जोरदार हमला। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, लोकल के लिए वोकल होने पर बनारस वाले पीएम साहब का क्या हाल करेंगे, पप्पू यादव ने कसा है तंज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। पप्पू यादव ने पीएम मोदी के लोकल के लिए वोकल बने वाले बयान पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने लिखा है कि लोकल के लिए वोकल होने पर बनारस वाले पीएम साहब का क्या हाल करेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पीएम मोदी ने 12 मई को देश के नाम संबोधन के दौरान लोकल के लिए वोकल होने की बात कही थी, जिस पर यहां पर पप्पू यादव ने तंज कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, तबलीगी जमात से संबंधित लोगों की रिहाई की मांग को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, तबलीगी जमात से संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर के दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि क्वारंटाइन के नाम पर उन्हें 35 दिनों से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों आप लोगों को बताते चले, याचिका में कहा गया है कि तबलीगी जमात के 3300 सदस्यों को 40 दिनों से अलग अलग क्वारंटाइन केंद्रों में रखा गया है। इनकी कोविड-19 की रिपोर्ट आने के बाद भी इन्हें जाने नहीं दिया गया है। इसमें 14 दिनों के क्वारंटाइन के दिशा निर्देश का पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने को कहा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि क्या सदस्यों को निरंतर ऐसे रखना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। एक उच्च स्तरीय समिति की गठन की भी मांग की गई है यहां पर याचिका में, जो दायर हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
क्या भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है? 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर शिवसेना का केंद्र सरकार पर तंज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि क्या भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पूछा गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध कैसे किया जाएगा। पार्टी ने अपने मुखपत्र में कहा है कि एक ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जहां उद्योगपतियों, कारोबारियों और बिजनेस क्षेत्रों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सामना में आगे कहा गया है कि आत्मनिर्भरता के इस नए रास्ते पर भारत उद्योगपतियों के देश से बाहर चले जाना वहन नहीं कर सकता है और इसके लिए कुछ समय तक प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी राजनीतिक संस्थाओं पर विराम लगाया जाना चाहिए। आप लोगों को आगे बताते चले, सामना में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार के अनुसार यह पैकेज 130 करोड़ भारतीय लोगों तक पहुंचेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। क्या इसका मतलब यह है कि भारत मौजूदा समय में आत्मनिर्भर नहीं है? सामना में आगे कहा गया है कि कोई भी देश संकट और संघर्षों से ही सीखने के बाद आगे बढ़ता है। आजादी से पहले भारत में एक सुई का भी उत्पादन नहीं होता था, लेकिन 60 वर्षों में भारत विज्ञान, तकनीक, कृषि, कारोबार, रक्षा उत्पादन और परमाणु विज्ञान क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। सामना में कहा गया है कि आईसीएमआर जैसे संस्थान पीपीई किट के निर्माण में मदद कर रहे हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। तो वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में आगे पूछा गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध कैसे किया जाएगा। ये यहां पर तमाम बातें कही गई हैं शिवसेना के मुखपत्र सामना में और केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया गया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। पब्लिक का ही पैसा काट कर उसे पकड़ा दिया और बना दिया पैकेज का हिस्सा। एक्सपर्ट बोले हैं इससे क्या भला होगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार ने हाल ही में ईपीएफ में कर्मचारी और उससे काम देने वाली कंपनी दोनों के ही वैधानिक योगदान को अगले 3 महीने के लिए पहले के 12% से घटा करके 10% कर दिया था। इसी पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स बोले हैं कि पब्लिक का ही पैसा काटकर उसे पकड़ा दिया गया है और उसे बना दिया गया है पैकेज का हिस्सा। इससे कोई भी भला होने वाला नहीं है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ केस हुआ दर्ज, लॉकडाउन का किया था उल्लंघन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और करीमनगर से सांसद बी संजय कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ नालगोंडा जिले में लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया है। तेलंगाना पुलिस ने कहा है कि लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के वीडियो और तस्वीरों के आधार पर सांसद और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन तो दर्ज हुआ है केस। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। मुजफ्फरनगर सड़क हादसे पर अखिलेश यादव ने जताया दुख, ट्वीट करके कही ये बात। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 6 श्रमिकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यहां एक बस ने उन्हें सड़क पर कुचल दिया। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त किया है, साथ ही सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पहले ट्रेन और अब बस हादसा, मजदूरों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है। सपा नेता ने आगे लिखा है कि वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती है। इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं है कि जमीन की सच्चाई की उपेक्षा हो जाए। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान, अलग अलग राज्यों में फंसे बंगाल के लोगों के लिए चलेंगी 105 अतिरिक्त ट्रेनें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर और लोग फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्से में फंसे हुए हैं, उनके लिए राज्य सरकार की ओर से 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलवाने का फैसला लिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए सरकार की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। ये यहां पर कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। रेलवे ने रद्द किए 30 जून तक के सारे टिकट, रिफंड दिया। श्रमिक और स्पेशल ट्रेन पर कोई भी असर नहीं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें,
कोरोना वायरस महासंकट के बीच एक बार फिर रेल सेवा शुरू हो गई है, लेकिन अभी सिर्फ श्रमिक और कुछ स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकटों को रद्द कर दिया है। साथ ही इन टिकटों का पैसा रिफंड भी कर दिया गया है। हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और वो जारी रहेंगी। देश में लागू लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीनों से ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठप है। ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही टिकट बुक करवा दिए थे, उनके टिकटों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग रद्द कर सभी टिकटों का रिफंड ग्राहकों को दे दिया है। यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट रेलवे की तरफ से सामने निकल के आई है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जरूर जान सके। और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।